हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम देखेंगे द रेबजेंस्की थ्योरम। इस थ्योरम के अंदर हम देखेंगे क्यों इस थ्योरी को इतनी इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के अंदर मिल पाई और क्यों इकोनॉमी के अंदर इस थ्योरी की यहाँ पे स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे जो टी एम रेबजेंस्की ये जो प्रोफेसर थे, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया 1955 के अंदर और उन्होंने क्लियर किया इन्वेस्टिगेशन द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपॉन द प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस पेपर के साथ साथ उन्होंने पब्लिश करने के साथ हमें ये मैसेज देने की कोशिश की है कि उन्होंने कहा कि किस तरह से दो फैक्टर को यहाँ पे अज्यूम किया जाता है और एक फैक्टर को यहाँ पे कुछ भी उसमें चेंज नहीं करके अगर दूसरे एक ऐसे फैक्टर के अंदर इंक्रीज किया जाएगा तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ेगा और कंजम्पशन के साथ साथ किस तरह से उस ट्रेड का टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंजेस होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए इस थ्योरी डेवलप की गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हेक्चर ओलिन थ्योरी और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, इन दोनों थ्योरी के अंदर किस तरह से अजम्पशन यहाँ पे माने गए थे कि किस तरह से फैक्टर इंडोमेंट जहाँ पे फिक्स माना गया था, उसके अपोजिट इस थ्योरी के अंदर हम रेबजेंस्की थ्योरम के अंदर देखते हैं कि दोनों भी फैक्टर यहाँ पे फिक्स माने गए नहीं है। एक यहाँ पे कांस्टेंट होता है और दूसरा यहाँ पे चेंजेस करने के साथ साथ किस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर होने वाले जो चेंजेस है उसके साथ साथ प्रोडक्शन कंजम्पशन और टर्म्स ऑफ ट्रेड में होने वाले चेंजेस को स्टडी करने के लिए ही इस थ्योरी को या हम कहें इस मॉडल को इकोनॉमी के अंदर स्टडी की जाती है। प्रोफेसर रेबजेंस्की के बारे में अगर हम सोचें तो ये थ्योरी उन्होंने 1955 के अंदर यहाँ पे पब्लिश की थी। उसी के साथ उनका बॉर्न यहाँ पे 1923 में हुई और उनकी डेथ 1998 में होती हुई हमें दिखाई देती है। वो एक बतौर इकोनॉमिस्ट, पॉलिश बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के बतौर उन्होंने अपनी इस कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर देते हुए हमें दिखाई देते हैं। थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो फर्स्टली मिल पाता है मर्केंटाइलिज्म, जहाँ पे वो वर्क करता है 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी के बीच में। उसके बाद आते हैं फिजियोक्रेसी, जो 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर 40 ईयर्स यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे वर्क करता है। और फिजियोक्रेसी के बाद फिर आता है एडम स्मिथ, जिन्होंने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन इस बुक के अंदर जो पब्लिश की गई थी 1776 के अंदर, उन्होंने एक नया एक इरा यहाँ पे इकोनॉमी को यहाँ पे डेवलप किया और उन्होंने किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे थेरीज ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बतौर यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की। उनके बाद यहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट को जो 1817 में यहाँ पे पब्लिश की गई थी। उनके बाद जेएस मिल थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड जो 1848 में पब्लिश की गई थी। उनके बाद मार्शलियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे 1879 में पब्लिश किया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। फिर उनके बाद यहाँ पे जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम जब डिस्कस करते हैं, जिसे हम फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं या हेक्चर ओलिन थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड को बतौर यहाँ पे माना जाता है, जो डेवलप किया गया था 1919, 1933 और 1949 के बतौर भी किया जाता है। इस थ्योरी को हम हेक्चर ओलिन थ्योरी के साथ साथ हम फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी में किस तरह से चेंजेस आते हैं, इसका भी स्टडी इस कॉन्सेप्ट के अंदर करते हैं। फिर एक पैराडॉक्स यहाँ पे हमें दिखाई देता है जिसे लियोनटिफ पैराडॉक्स, जिसे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल कॉन्सेप्ट माना जाता है, जिसको 1953 के अंदर यहाँ पे डेवलप किया गया था। इन सभी कॉन्सेप्ट के बाद जहाँ पे एक ऐसे मॉडल भी यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं जिसे हम स्टडी करते हैं स्टॉपलर सैमुएल्सन थ्योरम, जिसे 1941 में पब्लिश किया गया था। फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी जो 1948 में पब्लिश की गई थी। फिर आज जो 1955 के अंदर जहाँ पे ये थ्योरी यहाँ पे डेवलप की गई थी, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे द रेबजेंस्की थ्योरम माना जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से सुटेबल कंडीशन के द्वारा
बदलते समय के साथ-साथ होने वाले जो चेंजेस है इंटरनेशनल ट्रेड के साथ बतौर किस तरह से अपनी जो कॉन्सेप्ट को किस तरह से यहाँ पे और भी ईज़िली और भी सूटेबल करने के लिए थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम इन सभी थ्योरीज़ को जानते हैं और किस तरह से इनमें जो चेंजेस है, इस चेंजेस के साथ-साथ किस तरह से कोई भी कंट्री अपनी बेनिफिट यहाँ पे अर्न करने की कोशिश इस इंटरनेशनल ट्रेड के बतौर करती हुई दिखाई देती है। इस तरह से थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर होने वाले कितने इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो थ्योरीज है इसको हम इंट्रोड्यूस करने के बाद अब हम देखेंगे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ पे रेबजेंस्की थ्योरम एग्जैक्टली क्या कहता है। The Rebzynski theorem postulates that the constant commodity price and the increase in the endowment of the one factor will increase by a greater proportions the output of the commodity intensive in the that factor and will reduce the output of the other commodity। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक क्लियरली बताया गया है कि किस तरह से दोनों भी यहाँ पे जो फैक्टर है ये फैक्टर के साथ-साथ होने वाले प्रोड्यूस जो होने वाली कमोडिटी है, इनकी जो प्राइस है, ये कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज होता है, एक ऐसे इंक्रीज़ किया जाता है इंडोमेंट ऑफ द फैक्टर जो इंक्रीज़ किया जाएगा ग्रेटर प्रोपोर्शन आउटपुट क्रिएट करने के लिए। या हम कहें एक फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा और दूसरे एक फैक्टर के अंदर जो डबल उसकी मोर दैन डबल यहाँ पे जो इंक्रीज़ किया जाएगा और उससे आने वाला आउटपुट भी यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो इसके साथ-साथ एक ऐसी कमोडिटी इंटेंसिव यहाँ पे फैक्टर के साथ यहाँ पे इंक्रीज़ की जाती है और एक ऐसा फैक्टर के साथ-साथ उसके आउटपुट यहाँ पे रिड्यूस की जाती है। इनका ही एक ऐसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश इस थ्योरी के अंदर जिसे हम रेबज़िन्स्की थ्योरम मानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए हम माने कि यहाँ पे अज़्यूम किया गया है कि 2 ही यहाँ पे कमोडिटी है, 2 ही फैक्टर है, जहाँ पे 2 कमोडिटी के अंदर हम एक्स और वाई ये कमोडिटी मानते हैं। जो एक्स हम मेज़र कर पाएँगे या इंडिकेट करेंगे लेबर इंटेंसिव यहाँ पे होगा और वाई कैपिटल इंटेंसिव होगा। तो हम समझे कि अगर इंक्रीज कर दिए जाए आउटपुट ऑफ द कमोडिटी एक्स expand by the greater proportion that the expansion in the amount of the labor because some labor and capital are also transparent from production of the commodity y to the production of the commodity x, this is the called मैग्निफिकेशन इफेक्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैग्निफिकेशन इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जहाँ पे हम अगर फोकस करते हैं एक्स कमोडिटी जो लेबर इंटेंसिव है और अगर इसके अंदर हम उसकी जो यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, तो यहाँ पे उसके साथ-साथ होगा क्या कि अगर हम एक्स को फ़ोकस करते हुए उसकी इंटेंसिव को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट उस वाई कमोडिटी पे भी होता है जो कैपिटल इंटेंसिव है। तो यहाँ पे हम देखें कि उसकी जो ट्रांसफरेंट होगा, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे वाई कमोडिटी के साथ-साथ उसका प्रोडक्शन लिया जाएगा एक्स कमोडिटी को यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए। और इसके अंदर होने वाले जो चेंजेस है इस चेंजेस को हम मैग्निफिकेशन इफेक्ट मानते हैं। रेबज़न्स्की थ्योरम को अगर जानना है तो उसके अज़म्पशन को पूरी तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करें तो ये थ्योरी और भी हमें ईज़िली बन सकती है। तो इसके अज़म्पशन इस तरह से है जहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं जिसमें फर्स्ट है द ट्रेड टेक अ प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज द केस ऑफ द ओनली वन ऑफ द टू कंट्रीज विल डिस्कस हियर। यहाँ पे दो यहाँ पे जो ट्रेड होगा ये ट्रेड यहाँ पे दो कंट्री को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है बट ये जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस हमें एक ही कंट्री के अंदर दिखाई देंगे। ये दोनों कंट्री के अंदर चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे 2 कंट्री के बीच में होने वाली जो ट्रेड है, ये इस सिचुएशन के अंदर, ये इस केस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चेंजेस होगा, यहाँ पे एक ही कंट्री के अंदर दिखाई देता हुआ हमें दिखाई देगा। सेकंड यहाँ पे माना जाता है द गिवन कंट्री इज़ लेबर अबंडेंट एंड कैपिटल अबंडेंट। यहाँ पे जो कंट्री 2 यहाँ पे मानी गई है जिसमें एक कंट्री यहाँ पे लेबर अबंडेंट को माना जाएगा और दूसरा एक कैपिटल अबंडेंट यहाँ पे कंट्री माना जाएगा और जो चेंजेस हमें दिखाई देंगे ये चेंजेस उस कंट्री यहाँ पे लेबर अबंडेंट कंट्री को माना जाता है। नेक्स्ट माना जाएगा दिस कंट्री प्रोड्यूस टू कमोडिटीज। यहाँ पे एक कंट्री या हम कहें कि दोनों भी कंट्री के अंदर दो यहाँ पे कमोडिटी को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। एक तो होगा क्लॉथ और सेकंड होगा स्टील। नेक्स्ट अजम्पशन कहा जाता है द प्रोडक्शन ऑफ द दिस कमोडिटीज रिक्वायर टू फैक्टर्स।
जहाँ पे माना जाएगा लेबर और कैपिटल। यहाँ पे प्रोडक्शन लेने के लिए 2 यहाँ पे मेन फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है और माना जाता है कि दोनों यहाँ पे एक्टिवली वर्क कर पाएँगे, जिसमें फर्स्ट होगा लेबर और सेकंड होगा कैपिटल। नेक्स्ट अजम्पशन हमें माना जाता है कि कैपिटल एंड लेबर आर परफेक्टली मोबाइल, परफेक्टली डिविजिबल एंड सब्स्टिट्यूट इन सम डिग्री। जब ये हम मानते हैं कि लेबर और कैपिटल इन दोनों भी यहाँ पे परफेक्टली मोबाइल है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ यहाँ पे चेंजेस किए जाते हैं, परफेक्टली डिविजिबल भी माने गए हैं और सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के अंदर उनकी रेशो के अंदर यहाँ पे हम इजीली कर पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस इस थ्योरी के अंदर ये माना गया है। नेक्स्ट अजम्पशन कहा जाता है कि क्लॉथ इज लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड स्टील इज कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। यहाँ पे क्लॉथ को यहाँ पे लेबर इंटेंसिव माना गया है और कैपिटल को यहाँ पे जो इंटेंसिव गुड्स है इसे स्टील के बतौर यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अजम्पशन यहाँ पे क्रिएट करता है देयर आर द कमोडिटीज आर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। दो मार्केट के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट है और फैक्टर मार्केट है, इसके अंदर यहाँ पे परफेक्टली कंपटीशन को यहाँ पे इस सिचुएशन को यहाँ पे फेस करती हुई इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई देता है, जो मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन को यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट कहा जाएगा अजम्पशन यहाँ पे the production function related to the both the commodities are the homogeneous of the first degree that implies constant return to the scale in production। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखें जो यहाँ पे दोनों भी कमोडिटी को हम देखें जो दोनों भी होमोजीनियस है जो फर्स्ट डिग्री के अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो रिजल्ट आता है ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन के अंदर, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे माना गया है अजम्पशन जो कहता है द फैक्टर एंड कमोडिटी प्राइस आर कांस्टेंट। या फिर फैक्टर और कमोडिटी की जो प्राइस है इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये न्यूट्रल कंडीशन के अंदर होगी। और लास्ट यहाँ पे जो अजम्पशन हमें दिया जाता है वो कहता है द सप्लाई ऑफ द फैक्टर लेबर एक्सपैंड while that the capital remain the same। जहाँ पे हम सप्लाई ऑफ फैक्टर जो लेबर हम जो इंक्रीज करेंगे तो उसके बतौर कोई भी यहाँ पे एक्शन को यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स कैपिटल यहाँ पे नहीं देगा। कैपिटल जो जो फैक्टर है ये कांस्टेंट रहेगा, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। हम जब लेबर यहाँ पे जो फैक्टर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ साथ वो जो कैपिटल है ये कैपिटल अपने आप में फैक्टर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे ये लेबर फैक्टर के अंदर ही चेंजेस करते हुए दिखाई देंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि रेबजेंस्की थ्योरम के अंदर एक डायग्राम की हेल्प से और भी हम बेहतर तरीके से समझ पाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली प्रोफेसर रेबजेंस्की हमें कहने की कोशिश क्या कहना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि यहाँ पे 2 फैक्टर है और 2 फैक्टर के अंदर एक फैक्टर में होने वाले चेंजेस के बतौर दूसरा फैक्टर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसके अंदर जब यहाँ पे इस कंडीशन यहाँ पे हम वर्क करेंगे कि एक फैक्टर को हम इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ उसका आउटपुट भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और इसके रिजल्ट में इसका इम्पैक्ट दूसरे फैक्टर के अंदर इस तरह से होता है कि उसके अंदर होने वाला जो प्रोडक्शन है ये कम होता हुआ दिखाई देगा, और ये प्रोडक्शन यहाँ पे उससे कम होता हुआ और दूसरे फैक्टर के अंदर यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। तो इसके साथ हमने देखे कि 2 यहाँ पे 2 कंट्री है, 2 कंट्री के अंदर हम मानेंगे कि 2 फैक्टर है। तो एक कंट्री के अंदर 2 फैक्टर के बीच में एक ही फैक्टर के अंदर होने वाला चेंजेस किस तरह से है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमने देखा कि किस तरह से 2 यहाँ पे कमोडिटी को यहाँ पे माना जाता है। एक तो होगा लेबर और एक होगा कैपिटल के बतौर अबेंडन करने वाला फैक्टर को। तो एक्स एक्सिस पे हमने इंक्लूड किया है, हम देखेंगे कि लेबर किस तरह से वर्क करता हुआ अबेंडेंट यहाँ पे माना जाएगा, और लेबर यहाँ पे फैक्टर को हमने इंक्रीज करते हुए एक्स एक्सिस पे दिया गया है, और वाई एक्सिस पे हम कैपिटल को यहाँ पे इंडिकेट करते हुए दिखाई देंगे। तो डायग्राम के अंदर ए बी सी डी जो एडजवर्थ बॉक्स को हम प्रेजेंट करते हैं कंट्री ए और बी के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। जो एडजवर्थ बॉक्स को प्रेजेंट करता हुआ ये बॉक्स हम फर्स्टली हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सी बी ई एफ है इसको हम इग्नोर थोड़ा करेंगे। हम फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ पे चेंजेस होने से पहले हमारा जो एडवर्ड्स बॉक्स है वो
ए, बी, सी, डी को हम यहाँ पे फ़ोकस करते हुए ही दिखाई देंगे। तो इस बिफोर कंडीशन के अंदर हम देखें कंट्री ए जो है लेबर अबंडेंट कंट्री को माना गया है और कंट्री बी जो है कैपिटल अबंडेंट यहाँ पे माना जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें कंट्री ए जो है इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे ए से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है जो कमोडिटी क्लॉथ को यहाँ पे प्रेज़ेंट करता हुआ लेबर इंटेंसिव को प्रेज़ेंट करेगा, जो एल गुड्स को हम इंडिकेट करेंगे। कंट्री बी जो है उसका ओरिजिन सी पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है जो हम कैपिटल इंटेंसिव को यहाँ पे प्रेज़ेंट करेंगे। तो हम इसे प्रेज़ेंट करेंगे के गुड्स। तो इस तरह से हम देखें जो एसी जो कर्व है ये कर्व हमें नॉन लीनियर कर्व के बतौर हमें प्रेज़ेंट करता हुआ जो ए, बी, सी, डी जो एड्जवर्थ बॉक्स है इसके साथ-साथ हमें नॉन लीनियर कर्व प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इसके अंदर इस कर्व के अंदर जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम देखें कि किस तरह से एसी कर्व के अंदर हमें एक पॉइंट आर ऐसा मिलता है जहाँ पे उसे हम प्रेज़ेंट करते हैं प्रोडक्शन पॉइंट, जिसे हम पॉसिबिलिटी हम कहते हैं कि प्रोडक्शन 2 कंट्री के बीच में किस तरह से होता हुआ दिखाई देता है। तो इस कंट्री के अंदर जो दोनों भी कंट्री है उसका कैपिटल लेबर रेशो क्लॉथ को मेज़र करने के लिए हम देखें जो उसका स्लोप जो है ये लाइन एआर हम प्रेज़ेंट करेंगे और कैपिटल लेबर रेशो ये जो स्टील का जो मेजर करने के लिए हम प्रेजेंट करेंगे उसका स्लोप यहाँ पे लाइन आर सी इतनी होती हुई दिखाई देती है। तो ये बिफोर कंडीशन है यहाँ पे चेंजेस होने में फैक्टर यहाँ पे दोनों भी फैक्टर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ दो कमोडिटी को किस तरह से प्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। ये सिचुएशन बिफोर कंडीशन के अंदर हमें जो एबीसीडी एजवर्थ बॉक्स है इसके अंदर दो कंट्री के बीच में किस तरह से दो कमोडिटी को यहाँ पे प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन पॉइंट को प्रेजेंट करता हुआ आर एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल निभाता हुआ दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कि आफ्टर यहाँ पे सिचुएशन क्या यहाँ पे क्रिएट होती है। एक कंट्री डिसीजन लेती है कि हमारे लेबर जो फोर्स है उसको पूरी तरीके से हम फुल कैपेसिटी के साथ अगर यूज़ करेंगे और हमारा कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेबर में होने वाले चेंजेस के बतौर अब इस सिचुएशन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं हम देखेंगे। अगर सपोज़ हम कर लेते हैं कि सप्लाई ऑफ द लेबर अगर ये इंक्रीज़ करता है, तो ये इंक्रीज़ करेगा ए, बी के साथ-साथ जो हमारा प्रीवियस था, हमारा लेबर फ़ोर्स यहाँ पे ए बी इतना था, अब हमारा यहाँ पे जो लेबर फ़ोर्स है, ये लेबर फ़ोर्स अब हमें एई इतनी पूरी तरीके से हम पूरी तरीके से यूज़ कर पाएँगे, फुल यूटिलाइज़ेशन करेंगे। तो हमारा जो इंक्रीज़ हुआ है, पूरी तरीके से बीई ये सिचुएशन क्रिएट होती हुई, बढ़ती हुई दिखाई देता है। जो एबी के साथ-साथ अब यहाँ पे हम बीई को भी हम अचीवमेंट कर पाते हैं। तो हमारा पूरी तरीके से जो फुल यूटिलाइज़ेशन जो है, वो अब यहाँ पे एई इतना होगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल स्टॉक है इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें लेबर जो हमारा इंक्रीज़ करता हुआ ही दिखाई देता है। अब यहाँ पे एड्जवर्थ जो बॉक्स है ये हमें नया मिलता है, जो फर्स्टली था एबीसीडी अब हमें नया एक एड्जवर्थ बॉक्स यहाँ पे मिलता है जिसे हम एईएफडी को प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो हमने फर्स्टली बिफोर कंडीशन के अंदर सी, बी, ई, एफ को यहाँ पे इग्नोर किया था, अब यहाँ पे इसे हमने ऐड किया और ये ऐड करने के बाद हमें ए, ई, एफ, डी ये पूरा यहाँ पे जो बॉक्स है, ये एड्सवर्थ बॉक्स हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। अब इस कंडीशन के अंदर ए और एफ ये जो ओरिजिन है, ये पॉइंट हमें गुड्स जो क्लॉथ और स्टील के लिए हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। जो प्रीवियस कंडीशन के अंदर ए यहाँ पे ओरिजिन तो था, बट जो लेबर के साथ-साथ जो कैपिटल का जो ओरिजिन था वो सी था। अब यहाँ पे हमें नया यहाँ पे जो कैपिटल के लिए कैपिटल गुड्स के लिए यहाँ पे ओरिजिन एफ ये पॉइंट मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से ए एफ यहाँ पे हमें नॉन लीनियर कॉन्ट्रैक्ट कर्व यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। जो फर्स्ट प्रीवियस ये कंडीशन के अंदर हमें जो जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर्व यहाँ पे जो प्रीवियस कंडीशन के अंदर हमें एसी मिलता हुआ दिखाई देता है और अब यहाँ पे लेंथ को अगर हम फुल यूटिलाइज़ेशन करते हैं लेबर के साथ, तो हमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है नॉन लीनियर ये अब यहाँ पे एएफ इस कंडीशन के अंदर मिलता हुआ दिखाई देता है। जो यहाँ पे ए जो ओरिजिन है एल गुड्स के लिए जो क्लॉथ को प्रेज़ेंट करेगा और एफ जो ओरिजिन है
कैपिटल जो के गुड्स के लिए यहाँ पे स्टील को प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस नए प्लेस के साथ-साथ हमें प्रोडक्शन पॉइंट भी यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। जो प्रीवियस कंडीशन में हम आर पॉइंट को हम प्रोडक्शन पॉइंट मानते थे, अब यहाँ पे आर से यहाँ पे एस पॉइंट हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन पॉइंट को प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इस कंडीशन के अंदर हम देखें कैपिटल लेबर रेशो यहाँ पे जो क्लॉथ का मेजर करने के लिए उसका स्लोप अब हमें एएस इतना मिलता है और कैपिटल लेबर रेशो इन स्टील मेजरमेंट के लिए हमें स्लोप यहाँ पे लाइन एसएफ इतनी मिलती हुई दिखाई देती है। इस कंडीशन के अंदर हम देखें कि हमारा जो प्रीवियस कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे लेबर फोर्स था उसका प्रोडक्शन हम अगर लेते हैं उसके साथ-साथ ये प्रोडक्शन पॉइंट हमें आर यहाँ पे मिलता था। अब हमने पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए लेबर के साथ-साथ हमारा प्रोडक्शन अब यहाँ पे आर से एस तक जाता हुआ और भी बेहतर तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस लेंथ के साथ बढ़ती हुई जो यहाँ पे रेंज है, अब हमें हमारा मिलने वाला पॉइंट एएस इतनी हमें यहाँ पे हमारा लेबर फोर्स पूरी तरीके से फुल कैपेसिटी के साथ यूज़ करने के साथ हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो हमारा जो बढ़ता हुआ प्रोडक्शन है, ये जो क्लॉथ का कंडीशन है प्रोडक्शन लेने के साथ एएस ये बेहतर तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके अपोजिट हम देखें जो कैपिटल है इसके प्रोडक्शन अब यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देता है। प्रीवियस कंडीशन के अंदर हमारा जो लेबर के साथ यहाँ में जो मिलता हुआ जो प्रोडक्शन था लेबर का, जो क्लॉथ का प्रोडक्शन हम ले ले रहे थे तो एआर इतना मिलता था और स्टील कंडीशन के अंदर जो कैपिटल का यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन में स्टिल हमें आरसी इतना मिलता था। अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज होने के बाद अब हमें स्टील प्रोडक्शन एसएफ इतना ही मिल पाएगा, जो प्रीवियस कंडीशन के अंदर यहाँ पे बतौर उसके अब कम है, क्योंकि हमारा लेबर यहाँ पे यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से होने के साथ-साथ हमने क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्रीवियस कंडीशन के अंदर क्लॉथ का एआर इतना था, अब हमारा प्रोडक्शन क्लॉथ का एएस इतना होने के बतौर हमने सिर्फ़ और चेंज यहाँ पे लेबर फोर्स में किए, कैपिटल सिचुएशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए। इसके बतौर 2 फैक्टर के अंदर जब एक फैक्टर में चेंजेस उसके कई गुना डबल अगर होता है, तो उसके साथ-साथ जो सेकंड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उसकी सिचुएशन के अंदर वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, बट उसके प्रोडक्शन में यहाँ पे रिड्यूस कंडीशन हमें दिखाई देती है और इसी के साथ-साथ हमारी जो कैपिटल के साथ जो स्टील का प्रोडक्शन यहाँ पे एसएफ इतना प्रीवियस कंडीशन के अंदर कम होता हुआ दिखाई देता है। जो फैक्टर इंटेंसिटी 2 गुड्स के रिमेन कंडीशन अनचेंजेस यहाँ पे पॉइंट आर से एस होता हुआ दिखाई देता है। जो यहाँ पे आर और एस ये सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एस हमें दिखाई देती है। कैपिटल लेबर रेशो क्लॉथ का रिमेन यहाँ पे अनचेंजेस दिखाई देता है और उसके साथ अदर जो हैंड हम देखें जो लाइन आरसी है पैरेलल यहाँ पे दिखाई देती है एसएफ को। तो यहाँ पे स्लोप जो है आरसी का और एसएफ है जो इक्वली ट्रीट करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे नो चेंजेस इन कैपिटल लेबर रेशो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी स्टील के अंदर दिखाई देती है। उसके साथ हम देखें जो फैक्टर इंटेंसिटी है यहाँ पे दोनों ही कमोडिटी के अंदर यहाँ पे सेम रिमेन सेम यहाँ पे माना गया और नो चेंजेस यहाँ पे प्राइस दोनों भी फैक्टर के अंदर कोई भी चेंजेस प्राइस के में भी नहीं दिखाई देते हैं। उस कमोडिटी के साथ-साथ हम देखें कि ये जो शो करता है रेबज़ेन्स्की थ्योरम, ये पॉसिबिलिटी ऑफ द फैक्टर प्राइस इक्विलाइज़ेशन को यहाँ पे प्रेज़ेंट करता हुआ और एक अलग तरीके से यहाँ पे जो फैक्टर में चेंजेस एक फैक्टर में चेंज होने के साथ-साथ दूसरा फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, न्यूट्रल रहता है और उसके साथ-साथ एक फैक्टर में इंक्रीज़ किया जाता है उसकी कमोडिटी में, उसके बतौर दूसरे फैक्टर के अंदर उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन करता हुआ ये सिचुएशन क्रिएट करता है। एएसए इंक्रीज़ करने के साथ-साथ सप्लाई ऑफ लेबर ये लेबर अबंडेंट कंट्री मानी जाती है और इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ यहाँ पे कैपिटल स्टॉक, कैपिटल अबेंडमेंट कंट्री लीव द प्राइस ऑफ द 2 फैक्टर्स अनचेंजेस। देयर कैन बी नो इक्वलाइज़ेशन इन द फैक्टर प्राइसेस माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें अगर उसके बतौर अगर कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो उसमें वो कैपिटल में चेंजेस करेंगे और जो लेबर फोर्स है वो लेबर फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट माने जा रखेंगे। बट हम देखें लेबर अबंडेंट कंट्री को हम फोकस करते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेबर में चेंजेस होंगे
कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर दूसरी कंट्री अगर कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, उसमें अगर वो चेंजेस करेंगे तो उसमें साथ-साथ लेबर में कोई भी फैक्टर के अंदर चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। ये दोनों तरीके तरफ से दोनों कंट्री में होने वाला जो फ़ोकस है, ये फ़ोकस अबेंडेंट कंट्री को यहाँ पे उनकी क्या अबेंडेंट है लेबर के साथ या उसकी कैपिटल के साथ क्या यहाँ पे मेज़र किया जाएगा, वो डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है। इन शॉर्टली हम कहें कि मोस्ट ऑफ सिग्निफिकेशन इफेक्ट इन द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फैक्टर विल बी अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन को फोकस करता हुआ इंक्लूजन यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे फ्रॉम द ओरिजिन टू मेजर द क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ द कमोडिटी इन द केस ऑफ cloth, the original production is measured by the distance AR। यहाँ पे जो AR जो कंडीशन है इसके साथ साथ यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे बढ़ता हुआ AR के साथ साथ यहाँ पे लेबर फोर्स को पूरी तरीके से हम यूटिलाइजेशन करने के साथ AS इस कंडीशन को हम अचीवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन के साथ हम मेजर करते हुए डिस्टेंस जो है यहाँ पे हमारा लेबर फोर्स बढ़ने के साथ साथ AR यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे कम है और एएस ये कंडीशन यहाँ पे ग्रेटर देन बनने की वजह बन जाती है। तो हम कहें कि एस एफ जो है ये शॉर्टन है आर सी के द्वारा और फॉलो डैट द प्रोडक्शन ऑफ द के गुड स्टील डिक्रीज आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द लेबर इंक्रीजेस। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इंक्रीज किया जाएगा सप्लाई ऑफ द वन फैक्टर, देन सेकेंड फैक्टर अनचेंजेस, rise in the production of the goods intensive factor increase, while that time period production of the other goods will be get reduced in the absolute amount। तो इस डायग्राम के साथ हम समझने की कोशिश की कि किस तरह से दो फैक्टर तो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इन दो फैक्टर के अंदर एक फैक्टर में चेंजेस होता है और दूसरा फैक्टर यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है और उसके साथ साथ एक फैक्टर के अंदर होने वाला इंक्रीज उनकी जो प्रोडक्शन के अंदर और उसका इम्पैक्ट दूसरे यहाँ पे जो प्रोडक्शन में यहाँ पे डिक्लेन करता हुआ दिखाई देता है। यही इस डायग्राम के साथ जो एडवर्ड्स बॉक्स के साथ साथ हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की। इस तरह से रेबज़ेन्स्की थ्योरम के अंदर हम सेकंड यहाँ पे जो डायग्राम है, ये डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम 2 के हेल्प से और भी बेहतर तरीके से जो फर्स्ट डायग्राम हमें और भी यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी यहाँ पे दिखाई देता है। बट यहाँ पे डायग्राम 2 और भी क्लियरली और भी ईज़िली समझने की कोशिश हमें करती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे हम डायग्राम 1 या डायग्राम 2 को हेल्प से ये प्रेज़ेंट करेंगे एग्ज़ाम में तो हमें कोई भी डायग्राम यहाँ पे चल सकता है और ये बेहतर तरीके से हमें हमारे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को और भी बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करने की कोशिश करता है। हमने इस डायग्राम के साथ-साथ जो डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे डायग्राम 1 हमें एग्ज़ैक्टली किस तरह से प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है और उसी तरह से सेमली यहाँ पे सेम कंडीशन के अंदर डायग्राम 2 भी हमें प्रेज़ेंट करता है कि उस सिचुएशन के अंदर रेबज़ेन्स्की थ्योरम हमें क्या एग्ज़ैक्टली कहता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम 2 है, ये हमें जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन सिचुएशन किस तरह से पॉसिबल है, यहाँ पे जो प्राइस और कमोडिटी के इंटेंसिव और एक्सपेंडिंग यहाँ पे फैक्टर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है। जहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पे उसकी जो जो फैक्टर के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा और सेकंड फैक्टर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली माना जाएगा। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ यही कहा जाता है जो टर्म्स ऑफ द ट्रेड है, यहाँ पे बिकम यहाँ पे फॉर द कंट्री इन द फैक्टर हैज़ बीन द एक्सपेंडिंग। तो सिचुएशन हमें यही कहती है कि डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे हमें क्लॉथ को यहाँ पे मेज़र करते हैं और वाई एक्सिस पे हम स्टील को प्रेज़ेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, यहाँ पे प्रेज़ेंट करें कि क्लॉथ को मेज़र किया जाएगा हॉरिज़ॉन्टल स्केल पे और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को स्टील को प्रेज़ेंट किया जाएगा, जो मेज़र किया जाएगा वर्टिकल स्केल पे। तो यहाँ पे हम देखें जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो यहाँ पे फर्स्टली मिल पाता है A-1, यहाँ पे जो ABCD जो एजवर्थ जो बॉक्स था यहाँ पे डायग्राम 1 के साथ हमने उसको प्रेजेंट किया। तो इसके साथ हमें जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ द ट्रेड है, ये डोनेटेड करता है स्कोप ऑफ द P0 तो यहाँ पे जो P0 जो हमें प्रेजेंट करता है टर्म्स ऑफ द ट्रेड को, यहाँ पे जो प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें R पॉइंट को मिल जाती है, जहाँ पे हमारा फर्स्टली हम जो
A-1 जिसे हम प्रेज़ेंट करेंगे पीपीसी कर्व पे, यहाँ जो हमें जो पॉइंट मिलता है प्रोडक्शन पॉइंट, जिसे R हम इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं, और जो टर्म्स ऑफ द ट्रेड जो पॉइंट है P0 यहाँ पे इस सिचुएशन को हम, जो प्रीवियस कंडीशन थी हमारी डायग्राम 1 को, इस सिचुएशन को साथ-साथ हमें इस डायग्राम 2 के साथ भी वही तरीके से हम प्रेज़ेंट करते हुए, जो फर्स्टली एबीसीडी जो हमारा एजवर्ड बॉक्स था, इसके साथ-साथ हमने प्रेज़ेंट करते हुए दिखाई देता है। अब इस सिचुएशन हमने जब आफ्टर कंडीशन में डायग्राम 1 के साथ देखी, तो एक्सपैंड होने के साथ-साथ सप्लाई ऑफ द लेबर, डिविजन्स ऑफ द लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम स्टील टू क्लॉथ इंडस्ट्री किस तरह से चेंजेस होती है। जहाँ पे हमने लेबर फोर्स को पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के साथ-साथ, यहाँ पे जो क्लॉथ का प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से डबल करने की जब कोशिश करते हुए हम दिखाई देंगे, तब यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन यहाँ पे कम होता हुआ, और उसके जो कैपिटल है, ये कैपिटल स्टील कंडीशन के साथ-साथ जो क्लॉथ इंडस्ट्री में यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं, और इसकी कंडीशन की वजह से हमें एक नया पीपीसी कर्व मिलता है, जो पीपीसी A2 A3, यहाँ पे जो हमारा जो एड्सवर्थ बॉक्स था नया, जो सेकंड कंडीशन के साथ AEFD, जो फिगर 2 में हमने देखा था, जो फिगर 1 के साथ हमें प्रेज़ेंट करता है, एड्सवर्थ बॉक्स AEFD को यहाँ पे प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस सिचुएशन के साथ हमें मिलता है कि प्राइस यहाँ पे दोनों गुड्स के यहाँ पे सेम है, बट टर्म्स ऑफ द ट्रेड यहाँ पे लाइन अब यहाँ पे P1 शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। जो प्रीवियस कंडीशन के अंदर डायग्राम के अंदर हम देखें P0 ये प्रेज़ेंट करती हुई दिखाई देती थी, अब यहाँ पे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई P1 जो पैरेलल है P0 के साथ-साथ। अब यहाँ पे प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें R से शिफ्ट होता हुआ S को यहाँ पे दिखाई देता है। जो हमारा पीपीसी कर्व में जो पॉइंट हमें, जो प्रोडक्शन पॉइंट मिला था R, अब यहाँ पे पीपीसी कर्व में यहाँ पे S पॉइंट को डिनोटेड करता हुआ मिलता है, जो हम बेहतर तरीके से समझ पाएँगे कि क्लॉथ का प्रोडक्शन अब इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देता है। जो शिफ्ट होता है प्रोडक्शन पॉइंट यहाँ पे R से S तक, तो यहाँ पे P1 ये टेंजेंट यहाँ पे हमें जो मिलता है, ये प्रेज़ेंट करता है A2 A3 को डिनोटेड करता हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट जो S है, ये शो करता है लार्जर प्रोडक्शन ऑफ द लेबर इंटेंसिव कमोडिटी क्लॉथ का, जहाँ पे S ये प्रेज़ेंट करता है जो R से बेहतर कंडीशन में S को प्रेज़ेंट करता हुआ, जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी क्लॉथ का बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखें, इस सिचुएशन के साथ रिड्यूस किया जाता है आउटपुट कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी स्टील का। तो यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन इंडस्ट्री यहाँ पे कम करती हुई, और यही शिफ्ट करती हुई लेबर इंडस्ट्री है, इसके साथ-साथ जोड़ती हुई दिखाई देती है। तो हम एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाई देता है लेबर फोर्स एंड द शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू राइट इम्प्ली एंड द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। तो यहाँ पे जो लेबर अबेंडेंट कंट्री जो है, इनकी यहाँ पे जो ग्रोथ नेशनल इनकम के साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अबेंडेंट सिचुएशन को कम करती हुई ये कंडीशन, मतलब हम कहें कि यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव जो कंडीशन है, इसको फोकस किया जाता है, उसमें इंक्रीज किया जाता है, और कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे सिचुएशन इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट होती है कैपिटल इंडस्ट्री के साथ साथ लेबर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सिचुएशन हमें यही कहती है कि किस तरह से हमें 2 पीपीसी कर्व मिलते हैं, जिसमें हमें ए A1 ये पीपीसी कर्व यहाँ पे आगे शिफ्ट होता हुआ A2 A3 इस सिचुएशन के साथ-साथ नया पीपीसी कर्व मिलता है, और नया पीपीसी कर्व हमें यही कहता है कि प्रीवियस कंडीशन के अंदर लेबर का जो यहाँ पे यूटिलाइजेशन था, वो क्लॉथ को बतौर यहाँ पे अब R पॉइंट के साथ शिफ्ट होता है S पॉइंट को, और ये क्लॉथ का प्रोडक्शन और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ उस कंट्री के लिए नेशनल इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ करता हुआ ही दिखाई देता है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रिज़म्स की थ्योरम के अंदर किस तरह से उन्होंने 2 फैक्टर को यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट देने के साथ-साथ उन्होंने एक अलग टाइप का यहाँ पे थियरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक नया मेथड और नया यहाँ पे मॉडल देने की कोशिश की। यहाँ पे उसके साथ-साथ यहाँ पे जो लेबर अबंडेंट कंट्री जो है, ये फ़ोकस करती हुई लेबर फ़ोर्स को डबल करती हुई दिखाई देती है, और कैपिटल अबंडेंट कंट्री यहाँ पे किस तरह से उनके साथ-साथ उनको लगने वाला जो चेंजेस है फैक्टर के अंदर कर सकते हैं। इस तरह से एक डिक्लेयर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन जो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ उन्होंने करती हुई रिप्रेजेंस की थ्योरम के अंदर हमें दिखाई देते हैं। बट
एजे मिशान जो है प्रोफ़ेसर, उन्होंने एक मेजर यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया अगेंस्ट द थ्योरम। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी यहाँ पे दी गई है रेबज़िन्स्की थ्योरम के द्वारा, जहाँ पे फर्स्टली उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये इंक्रीज़ जो करता हुआ दिखाई देता है सप्लाई ऑफ द लेबर फैक्टर। तो उन्होंने कहा कि कंपनीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ ऑफ द सप्लाई ऑफ द अदर फैक्टर भी यहाँ पे कर सकता है। जहाँ पे एक लेबर फैक्टर के अंदर जो चेंजेस है यहाँ पे इंक्रीज़ करते हुए एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे हम कैपिटल को यहाँ पे कांस्टेंट कंडीशन के अंदर नहीं मान पाएँगे। जहाँ पे लेबर में होने वाला चेंजेस के साथ-साथ कैपिटल में भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक को कांस्टेंट और दूसरा यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे सिचुएशन के अंदर हम नहीं देख पाएँगे, जो रियलिस्टिक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लेबर में अगर चेंज करेंगे तो कैपिटल में भी यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। बट यहाँ पे रेबज़िन्स्की थ्योरम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे एक ही फैक्टर को यहाँ पे चेंजेस करेंगे और दूसरा यहाँ पे कैपिटल जो फैक्टर है उसको यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, जो रियलिस्टिक नहीं मानते हैं ईजे मिशान। सेकंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लिया गया था वो कहते हैं कि देयर इज़ अ टेक्निकल डिफिकल्टीज एक्सटेंडिंग रेबज़िन्स्की टू फैक्टर मॉडल टू अ मल्टी फैक्टर सिस्टम। यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि सेकंड जो ऑब्जेक्शन यहाँ पे जो ईजे मिशान लेते हैं, उन कहते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल डिफिकल्टीज को यहाँ पे इस मेथड या इस थियरी के अंदर दिखाई देता है, जहाँ पे माना तो गया है कि 2 फैक्टर यहाँ पे वर्क करते हैं, बट यहाँ पे मल्टी फैक्टर सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगी और ये फेल होती हुई मॉडल दिखाई देगा। जो यहाँ पे किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, इस सिचुएशन के अंदर ये मॉडल पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। उस कंट्री की जो ग्रोथ है, ये यहाँ पे रोक सकती है, क्योंकि 2 फैक्टर को यहाँ पे माना तो गया, बट यहाँ पे एक वर्क करेगा, एक वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर मॉडल के अंदर मल्टी फैक्टर सिस्टम यहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी और उसकी वजह से किसी भी कंट्री को, अगर वो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, उनको ये मेथड यहाँ पे पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी और वो सिचुएशन ग्रोथ को अचीवमेंट नहीं करने की वजह बन जाएगी। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से रेबज़िन्स्की थ्योरम के अंदर एक मेथड उन्होंने प्रोफेसर रेबज़िन्स्की ने देने की कोशिश की, और जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी मॉडल जो इकोनॉमी के अंदर स्टडी करते हुए कई क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।